हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है टू कंपार्टमेंट आईवी इन्फ्यूजन मॉडल। चलिए शुरू करते हैं। ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी इन्फ्यूजन टू मेंटेन ड्रग लेवल्स इन प्लाज्मा फॉर अ डिजायर्ड टाइम। जनरली हम क्या करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन से ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एट ए कांस्टेंट रेट पे करते हैं। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम डेटा ऑफ certain drugs cannot be explained with a simple one compartment open model. नॉर्मली जब क्या होता है, ड्रग को आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है, हम एक सिंपल वन कंपार्टमेंट मॉडल यूज करते हैं। बट कुछ ड्रग्स का बिहेवियर इतना सिंपल नहीं होता। उनकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन स्लोली इंक्रीज होती है, फिर स्टडी स्टेट लेवल पर आ जाती है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ब्लड में नहीं होता और कहीं टिश्यूज में भी हो जाता है। इसीलिए उन ड्रग्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम टू कंपार्टमेंट मॉडल यूज करते हैं। Many drugs given by IV infusion follow two compartment kinetics. Plasma drug levels increase slowly to a stable level following an IV infusion. The time needed to reach a steady state blood level depends entirely on half-life of the drug. क्या मतलब है इसका, ये देखेंगे कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं इन्फ्यूजन के बाद ब्लड से सीधा रैपिडली टिश्यूज में जाते हैं एंड देन स्लोली वापस फिर ब्लड में आ जाते हैं। समझिए, ये ब्लड है, ये टिश्यूज है। तो जब वन कंपार्टमेंट की बात कर रहे थे तो वन कंपार्टमेंट ब्लड को ही ले रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ ड्रग्स ब्लड में जाकर फिर दूसरे कंपार्टमेंट यानी कि टिश्यूज में जाते थे, फिर वापस ब्लड में आते हैं। तो उसीलिए हम टू कंपार्टमेंट मॉडल को समझ रहे हैं यहाँ पर। इसलिए इन ड्रग्स का प्लाज्मा लेवल्स क्या हो जाता है, पहले स्लोली राइज होता है, फिर एक स्टेबल लेवल सीएसएस पर रीच हो जाता है। फिर इस राइजिंग पैटर्न को वन कंपार्टमेंट मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन, इसलिए हम टू कंपार्टमेंट मॉडल को यूज करेंगे इधर। चलिए जनरल सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इस मॉडल में टू कंपार्टमेंट्स होते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या होता है कि ब्लड और हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स, यहाँ से ही ड्रग का इन्फ्यूजन इनपुट होता है, ड्रग एलिमिनेट होता है, इनपुट होता है फिर एलिमिनेट होता है। इनपुट को हम क्या बोलेंगे, आर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एट कांस्टेंट रेट, क्योंकि इन्फ्यूजन है ये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कहाँ पर होता है, द ड्रग entering the central compartment is distributed to the tissues compartment till steady state is reached. वो रीच हुए steady state रीच हुए तक डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है। Elimination of drug occurs from central compartment. Peripheral compartment में क्या क्या होता है, लेस परफ्यूज टिश्यूज होते हैं जैसे कि मसल, फैट वगैरह। रेट कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है इसमें, देखिए कि 1-2 है। सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जो भी ड्रग जा रही है उसको K12 से रिप्रेजेंट करें। K21 क्या है, पेरिफेरल से सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो भी आ रहा है ये। Ke क्या है, एलिमिनेशन फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट। ये तीन कांस्टेंट्स पूरा ड्रग मूवमेंट डिसाइड करते हैं। लेट्स सी द रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग लेवल्स इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट इज गिवन बाय रेट इन माइनस रेट आउट। कैसा होता है, जब हम ड्रग को आईवी इन्फ्यूजन से कांस्टेंट रेट पर देते हैं, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन स्लो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि थोड़ा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टिश्यूज में के 1-2 में, ये इंक्रीज हो गया, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ओके, देन क्या हो जाता है, सूडो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम आता है, दोनों में इक्विलिब्रियम जहां पर ड्रग का मूवमेंट सेंट्रल टू पेरिफेरल कंपार्टमेंट में बैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एलिमिनेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस होने लगता है, एलिमिनेशन होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन
को बैलेंस होने लगता है। देन उसके बाद स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है जब रेट ऑफ इन्फ्यूजन, रेट इन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एलिमिनेशन हो जाता है। टाइम टू रीच सीएसएस ड्रग के हाफ लाइफ पर डिपेंड करता है, नॉट इन्फ्यूजन रेट। रिमेंबर दिस। Rate of change of drug in central compartment is represented by dCC divided by dt equals to rate in minus rate out. रेट इन क्या है? इसमें रेट इन क्या है? सेंट्रल कंपार्टमेंट को हम देख रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रल कंपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। तो इसके पर्सपेक्टिव से रेट इन क्या है? आर नॉट, आर नॉट। फिर ये भी एक रेट इन है, देखिए अंदर ये भी आ रहा है K12 प्लस K12 CP मतलब पेरिफेरल कंपार्टमेंट से आ रहा है, माइनस माइनस रेट आउट। इसमें से आउट कौन सा जा रहा है? जो जो भी एरो आउट बाहर निकल रही है वो देखिए K12 बाहर जा रही है, CC प्लस KE CC। ये इक्वेशन हो गया हमारा। पेरिफेरल कंपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसमें K12 देखिए, रेट इन कौन सा है? ये है K12 CC, ये अंदर आ रहा है पेरिफेरल कंपार्टमेंट के, माइनस माइनस फिर कौन सा बाहर जा रहा है? रेट आउट K21। ये दो इक्वेशन हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन टू पेरिफेरल कंपार्टमेंट और रिटर्न फ्रॉम पेरिफेरल कंपार्टमेंट, ये सब हम इसमें देख चुके हैं। ये दो इक्वेशन टू कंपार्टमेंट्स के बीच का मोमेंट परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। इस मॉडल का सॉल्यूशन दो एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ड्रग्स टू फेजेस फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो कि फास्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई पावर माइनस अल्फा टी। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन फेज जो होता है वो स्लो होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई पावर माइनस बीटा टी। पावर में है वो लोग, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को हम, जो इक्वेशन 1 हमें ऊपर आया था सेंट्रल कंपार्टमेंट का, उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा, इसको आप याद कर लीजिए। C इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइडेड बाई वी सी के ई, ब्रैकेट्स में 1 माइनस ई पावर ई माइनस के ई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा to the e power minus the alpha t minus k alpha minus k e divided by alpha minus beta, bracket close, e power minus beta t। अगर इसी को हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो उसका इक्वेशन यहाँ पर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे, अल्फा जाके बीटा हो जाएगा, बीटा जाके अल्फा हो जाएगा। ये याद कर लीजिए, यही भी लिख सकते हैं आप, यही भी लिख सकते हैं, दोनों में से कौन सा इजी है आप वो याद कर लीजिए। अब देखते हैं स्टेडी स्टेट के बारे में। When t equals to infinity, both एक्सपोनेंशियल वैनिश हो जाते हैं, 0 0 हो जाते हैं, ये और ये। कौन सा? e पावर माइनस अल्फा टी और e पावर माइनस बीटा टी 0 हो जाते हैं, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर आप एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इक्वेशन CSS स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? आर नॉट डिवाइड बाई बी सी के ई। अब हम आर नॉट को इधर ही रखकर इन दोनों को उधर भेजेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा आर नॉट इक्वल्स टू सी एस एस वी सी के ई। अगर हम इन टर्म्स ऑफ सी एल टी में लिखेंगे तो ये इक्वेशन सी एल टी इक्वल्स टू वी सी के ई हमें मालूम है। वी सी के ई की जगह पे हम क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टोटल क्लियरेंस लिख देंगे। मतलब क्या है? इन्फ्यूजन रेट जितना होगा एलिमिनेशन रेट उसका ऑपोजिट होगा, बैलेंस हो जाता है। हायर इन्फ्यूजन रेट हायर CSS, हायर एलिमिनेशन रेट लोअर CSS। समझ रहे हैं आप? होप। टाइम टू रीच CSS डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फ्यूजन रेट। ये कंप्लीटली ड्रग के हाफ लाइफ पर डिपेंड करता है। जनरल रूल क्या है देखिए, अगर 1 हाफ लाइफ होगी तो 50% CSS हो जाएगा, 2 हाफ लाइफ होगी तो
75% CSS हो जाएगा। थर्ड हाफ लाइफ में 87.5 CSS हो जाएगा। फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद 97% CSS हो जाएगा। प्रैक्टिकली स्टेडी स्टेट पर वो रीच हो जाएगा। ये हम कहाँ देखे थे? ड्रग एक्यूमुलेशन में देखे थे हम लोग कि ड्रग एक्यूमुलेशन में कैसा हो रहा था वो। प्रैक्टिकली आफ्टर 5 to 6 हाफ लाइफ्स के बाद वो एक स्टडी स्टेट पर रीच हो जा रहा था। तो इसी को हम फॉलो कर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ड्रग स्टडी स्टेट पर कब पहुंचेगा? आफ्टर 5 to 6 और 6 to 7 हाफ लाइफ, डिपेंडिंग ऑन ड्रग हाफ लाइफ वो स्टडी स्टेट पर पहुंचेगा, ना कि इन्फ्यूजन रेट वो डिसाइड करता है कि स्टडी स्टेट पहुंचेगा। infusion rate does not decide its steady state concentration. Half life decides its steady state concentration. With IV infusion, long time is required to reach CSS. To minimize the time, IV bolus loading dose is given to attain CSS and IV infusion. अब हम why give IV bolus plus IV infusion together पढ़ेंगे। IV infusion alone CSS रीच करने में बहुत टाइम लगाता है। 5 हाफ लाइफ, 6 हाफ लाइफ, 7 हाफ लाइफ हो जाता है। अगर फास्ट थेरेपेटिक लेवल्स चाहिए तो गिव IV बोलस इमीडिएटली रेज लेवल CSS। उसका होता है इक्वेशन x नॉट इक्वल्स टू CSS VC। स्टार्ट करेंगे IV इन्फ्यूजन से, मेंटेन करेंगे CSS। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रैपिड थेरेपेटिक लेवल्स अचीव हो जाते हैं। स्टेबल मेंटेनेंस कॉन्सेंट्रेशन। जब हम IV बोलस देंगे तो रैपिडली थेरेपेटिक लेवल हम उसमें अचीव कर सकते हैं। फिर रैपिडली अचीव हो गया, फिर उसको मेंटेन करने के लिए हम IV इन्फ्यूजन देंगे, वही स्टेबल कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करेगा। अगर हम IV बोलस प्लस IV इन्फ्यूजन का इक्वेशन कंबाइन कर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मिलेगा। चलिए एक बार फिर से हम क्या पढ़े वो देख लेते हैं। 2 कंपार्टमेंट IV इन्फ्यूजन मॉडल रियल लाइफ ड्रग्स के बिहेवियर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है, स्पेशली उन ड्रग्स को जो रैपिडली टिश्यूज में जाते हैं और स्लोली एलिमिनेट होते हैं। इस मॉडल से हम करेक्ट CSS प्रेडिक्ट करते हैं और करेक्ट लोडिंग डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टडी स्टेट का टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन फेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लिनिकल थेरेपेटिक्स, ICU ड्रग्स, IV ड्रिप्स और स्ट्रॉन्ग ड्रग्स के डोज को डिजाइन करने में बहुत ही यूजफुल होता है।